हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 7 ऑफ फ्रिक्शन। और इस वीडियो के अंदर हम एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक की एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम करेंगे। उससे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। और फिर उसके बाद सूडो फोर्स की बात करेंगे फ्रिक्शन के साथ। सूडो फोर्स वैसे हमने सीखी है पहले, लेकिन अब इस प्रॉब्लम के साथ भी वो आ सकती है और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दो तीन प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। टू स्टार्ट विद, ये ब्लॉक एंड ब्लॉक की प्रॉब्लम है। इसके अंदर आप देख रहे हो दो ब्लॉक्स हैं। यहां जो फोर्स लग रही है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। F इज इक्वल टू 2t का क्या मीनिंग हुआ बताओ? कि t इक्वल टू 0 पे 0 फोर्स लग रही है, t इक्वल टू 1 पे 2 न्यूटन, 2 पे 4 न्यूटन। मतलब कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है। अभी तक जब हम फोर्स लगाते थे 10 न्यूटन, तो उस पर हमेशा 10 न्यूटन फोर्स ही लग रही थी। लेकिन अब ये फोर्स वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल फोर्स से क्या होगा, आपको बड़े अच्छे से मालूम है। वेरिएबल फोर्स है, इसका मतलब क्या होगा? जब तक ये फोर्स की वैल्यू कम है एक लिमिट से, एफ मैक्स से। डू यू नो एफ मैक्स? एफ मैक्स से जब तक ये एफ की वैल्यू कम है, तब तक ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चलेंगे। लेकिन जैसे ही ये वैल्यू बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, फोर्स जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे फिर ये अलग अलग चलेंगे। और जब ये अलग चलेंगे तो ए डिफरेंट होगा, ए बी डिफरेंट होगा। लेकिन पहले ए और ए बी बिल्कुल सेम होगा। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, ऐसा आप मान लो। पेपर में बिल्कुल गिवन होगा, आपको कोई गेस नहीं करना होता कि कौन ए है कौन बी है। बिल्कुल पेपर में गिवन होगा। हम थोड़ी स्टेटमेंट छोटी लिखते हैं, एग्जाम में पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है। जब क्वेश्चन आते हैं तो पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है। मैं उतनी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बाकी कुछ बोल देता हूँ, आप अपने पास वो लिख के रखा करो। तो हाउ टू प्रोसीड विद दिस? कुछ नहीं करना, एफ मैक्स निकालो। पहले पहले एफ मैक्स निकालो, फिर मैं कहानी बताता हूँ। एफ मैक्स तक तो स्टोरी आसान है ना। एफ मैक्स तक तो इसने ए और ए बी ने बराबर बराबर चलना है, तो इसलिए वो इजी है। देखते हैं उसको क्या प्रोसेस रहता है हमारा। हमने पहले वो वाला ब्लॉक उठाया जिसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू ले ली, मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन। जैसे 10 न्यूटन ली तो 10/2 करके मुझे ए मैक्स मिल गया। ये आपको आना चाहिए। अब जैसे ए मैक्स मिल गया, ए मैक्स मिलते ही मैंने वो दूसरे वाले ब्लॉक पे भी ए मैक्स वही रख लिया। मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था, आप ऐसे बोला करो। ए मैक्स कह रहा है 2 kg का ब्लॉक कह रहा है कि भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर चलते रहे तो हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। लेकिन अगर तुमने चाहा, अगर तुमने फोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ा दी 5 kg, कि अगर तुम्हारी फोर्स इतनी ज़्यादा हो गई कि तुम्हारी एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहीं क्रॉस करने की कोशिश की, तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। ये रूल है इसका, ठीक है। और इसलिए उसने बोला भाई बता दे भाई फिर एफ मैक्स कैसे। तो एफ मैक्स कैसे निकालेंगे? F-10 इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू 35, एफ मैक्स इक्वल टू 35 निकाल दिया हमने। एफ मैक्स इक्वल टू 35 निकाल लिया हमने यहाँ से। एफ मैक्स इक्वल टू 35 न्यूटन हमने निकाल लिया। बड़ी क्लियरली आपको दिखाई देना चाहिए। आपकी फोर्स तो 2t है, तो मैं बोलूँगा कितने टाइम के बाद ये 35 न्यूटन हो जाएगा? 17.5 सेकेंड्स के बाद ये फोर्स 35 न्यूटन होगी। यानी कि 17.5 सेकेंड्स तक ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेंगे, लेकिन उसके बाद ये फोर्स 35 न्यूटन को क्रॉस कर जाएगी और अब ये जुदा हो जाएंगे। और उसके बाद इन दोनों की अपनी अपनी कहानी, यानी कि अपनी अपनी एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान दो कि आपकी फोर्स कितनी किसके बराबर होगी? 7a है ना। दोनों ब्लॉक्स का 7a लिखते थे ना आप। कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो। दोनों ब्लॉक्स का सम, वेट का सम ma इक्वल टू क्या होता है आपका? f, मतलब देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, f इज इक्वल टू क्या आ गया? 2t है ना आपका। तो मैं इस f की जगह क्या लिख दूंगा? 7a। तो 7a इज इक्वल टू 2t। 7a इज इक्वल टू 2t। तो a इक्वल टू कितना आ गया जो कॉमन है? जो a लिखा है ना मैंने यहाँ पे, जो a लिखा है, दिस इज a एंड ए बी कॉमन है ना। तो 2/7t, 2/7t। अब ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन ये है, देखो ऐसे बनाऊंगा मैं, ध्यान देना। और ये दोनों का कॉमन है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों का ग्राफ कॉमन है, ये वाला। इसकी स्लोप क्या आई? 2/7, ठीक है। यानी कि ये अगर मैं बोलूँ, ये थीटा किसके बराबर आया? ये जो एंगल बन रहा है इसका थीटा किसके बराबर है? tan इनवर्स 2/7 बताया है मैंने आपको। tan थीटा इक्वल टू 2/7। रहने दो, मत लिखो, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो कि ये जो
2/7 है वो क्या है, 2/7 tan थीटा है। ये जितनी टेढ़ी लाइन है उसके बारे में ये 2/7 हमें बता रहा है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया। उसके आगे की कहानी अब चक्कर पड़ेगा कि 35 से जब ऊपर फोर्स जाएगी, जब 35 से ऊपर फोर्स जाएगी तो तब क्या करेंगे, ठीक है। जब 35 से ऊपर फोर्स जाएगी तो हम दोनों के लिए ए के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, ए बी के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे, वो अब हमने सीखना है। तो पहली बात तो ये किसकी ग्राफ बना रहे हो आप, ये किसका ग्राफ बनाया आपने, ये आपने बनाया ए और ए बी दोनों का, और ये दोनों का ऐसे कर लो। मैं आपको एक बात बता, सिंपल कर देता हूँ आपके लिए, सिंपल कर देता हूँ। आप ऐसा कर लो, ए का अलग और ए बी का अलग बनाते हैं, फिर मैं आपको कंबाइन करके भी दिखा दूंगा अगर ए की जगह आपको दोनों बनाने हो। ऐसे बनाओ, देखो ध्यान से, हाँ स्टार्टिंग में ऐसे बनाओ, दोनों सेम, दोनों की एक्सेलरेशन पहले बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे बढ़ रही है और दोनों की साथ साथ में बढ़ रही है, बिल्कुल साथ साथ इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं। लेकिन फोर्स अब कितनी होगी, अब फोर्स कितनी हो चुकी है, ये देखो, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन का ग्राफ है ए बी का इकट्ठा, बिल्कुल कितने सेकंड्स तक ये इकट्ठे चले हैं, 17.5। आप यहाँ लिख सकते हो 17.5 सेकंड्स, क्योंकि ये टाइम का एक्सिस है, ये भी टाइम एक्सिस है, राइट डाउन 17.5 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको एक्सेलरेशन कितनी होगी 17.5 पे, 5, इधर तो 5 ही होगी ना, कैसे 35/7, ये लो, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखना चाहिए, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके आगे की कहानी अब सीखेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ये देखो, अब मैंने ले लिया ए की बारी आ गई ऊपर वाले ब्लॉक की, उसके ऊपर अब 35 न्यूटन से ऊपर की फोर्स जब हो चुकी है 17.5 सेकंड्स के बाद, तो उस समय ये दोनों ब्लॉक्स अलग अलग हो जाएंगे। ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम उतनी ही लेते हैं जितनी एफएस मैक्स है। कितना आ गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के बाद 10 न्यूटन पे हमने निकाला तो कितना आ गया 5, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आई, कांस्टेंट वैल्यू आई, वो 5 से ऊपर चल नहीं पाएगा, 5 से ही वो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला नीचे वाला है वो तेज चलेगा, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले ए का ग्राफ बताऊँ आपको, ए का ग्राफ बन गया हमारा, हमें पता चल गया, हमने उसकी पूरी कहानी बता दी दुनिया को। हमने बता दिया भाई टाइम के साथ जो ए है, पहले तो वो साथ दे रहा था ए बी इसका, इसलिए इकट्ठे चल रहे थे, लेकिन अब ये बेचारा अकेला रह गया और ये अब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। वो वैल्यूज़ मैंने आपको लिख के दी हैं, दिस इज़ 17.5 सेकेंड्स एंड दिस वन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ऊपर ये चल नहीं सकता, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर लिख दो। तो ये बनाया हमने ए का ग्राफ। अब ए बी की कहानी, ये कैलकुलेशंस मैंने की, इसके साथ आपको आनी चाहिए। मैंने फोर्स लिख दी 2T, ठीक है, हाँ मालूम है हमें T ग्रेटर दैन 17.5 सेकेंड्स है। फिर ये आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आपका ए बी, जैसे हम कैलकुलेट करते थे बिल्कुल वैसा ही है, बस इस बार टी के टर्म्स में आंसर आ रहा है। ए बी मैंने ये लिख दिया 2/5T, ठीक है। आप ध्यान देना जरा मेरी एक बात पे और अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। पहली बात तो मुझे ये समझ आ रही है, इसको मैं थोड़ा इधर भी कर रहा हूँ, इसका रीज़न है, एक बात मुझे समझ आ रही है, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे इस सब में, कि सबसे पहली बात ये समझ आ रही है कि जो आपका पुराना ग्राफ वो तो हमने बना दिया, ये आ गया वो, ठीक है, ये आ गया, जिसकी स्लोप, जिसका tan थीटा कितना था इस लाइन का tan थीटा यानी कि स्लोप था 2/7। अब बताओ 2/7 ज़्यादा कि 2/5 ज़्यादा, इसकी तो 2/5 है और टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ डिपेंड कर रहा है। और -10 की बात भी मैं बताऊंगा, पहले आप सिर्फ 2/5 को देखो। तो ज़्यादा 2/5 वाली स्लोप ज़्यादा हुई या 2/7? 2/5। इसीलिए ध्यान देना प्लीज़, इसीलिए जो दूसरी लाइन बनेगी उसका स्लोप ऐसा होगा, ध्यान देना प्लीज़। ये हाँ, ये देखो, ये आंसर है इसका। ये ज़्यादा टेढ़ी लाइन है, जो रेड वाली लाइन है वो ज़्यादा टेढ़ी लाइन है। 17.5 सेकंड्स के बाद, पता है ज़्यादा टेढ़ी क्यों हुई? क्योंकि 2 kg ने इसका साथ छोड़ दिया, फोर्स अब बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे पहले बढ़ रही थी उससे ज़्यादा, क्योंकि पहले दोनों साथ में बढ़ रहे थे। कॉमन सेंस लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन एनालाइज करना चाहिए। दिस इज़ ए बी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। आप पूछ सकते हो सर ये -10 क्यों नहीं नज़र आ रहा कहीं? अरे -10 भी नज़र आएगा, ज़रूरत पड़ी नहीं उसकी। -10 का मतलब है अगर तुम इस रेड वाली लाइन को आगे खींच के ले जाओ, एक्सटेंड करो, तो ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या बनाएगा? ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या बनाएगा? -10 बनाएगा। ये इसकी कहानी। और ये जो एंगल है ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? ये वाला एंगल ज़्यादा है, क्योंकि ये tan थीटा 2/5 है, ये tan थीटा 2/7 है। 2/7 छोटा होता है। ये बातें समझनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक एक बात को अंडरस्टैंड करके रखो। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अंडरस्टूड। ठीक है, अगर मैं इसको आप लिख दो θ2, इसको लिख दो θ1। अगर आप और एलेबोरेट करना चाहते हो अपने लिए तो मैं लिख देता हूँ tan θ1 = 2/5। लिख के रखो अपने पास, मेरे पास नहीं जगह लिखने के लिए। tan θ2 = 2/7। उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया मैंने। ये 2/7, ये 2/5, ये θ2 है, ये θ1 है। ठीक है, और ये -10 भी आपको बता दिया। एक एक चीज़ आपको सिखा दी मैंने। सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, अब ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस सरफेस को हम, ये जो भी कैबिन है, इसके ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक चिपका नहीं हुआ है ये। मतलब अगर ये वाली जो आपका कैबिन है, अगर ये मूव ना करे, इफ़ इट डजंट मूव, ये विद द एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ये चल रहा है, आप इसको फील कर सकते हो। आप कभी अपनी नोटबुक लो अपने हाथ में, ठीक है, चिपकाओ नहीं उसके साथ, अपने हाथ के साथ, और फास्ट आगे की तरफ चलो, तो वो नोटबुक नीचे नहीं गिरेगी। बहुत तेज़ चलना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। बट अब मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि ये पॉसिबल है कैसे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ देख सकते हो। देखो, ये ब्लॉक मैंने दोबारा बनाया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ये यहाँ चल रहा है। ए ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड इट, एन ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड इट, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए ये रेस्ट पे है, उसके लिए रेस्ट पे है, लेकिन सूडो फोर्स बनाओ। तो सूडो फोर्स कैसे बनाते हैं? सूडो फोर्स बनेगी 200 न्यूटन। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। कितना? 200 न्यूटन। आप प्लीज़ एक बात को अंडरस्टैंड करो, इसको ये थोड़ा सा समझने में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इस तरह का कोई कैबिन लो, इसके अंदर अगर आप इस तरह का 10 kg का ब्लॉक लो, इस कैबिन के अंदर और दीवार पे ऐसे रख दो, जैसे आपके रूम है, रूम के ऊपर दीवार के ऊपर आप अपनी बुक रख दो, तो बुक तो नीचे गिरेगी गिरेगी। क्यों नीचे गिरती है बुक? बुक क्यों नीचे गिरती है, इसको अंडरस्टैंड करना। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 है। नॉर्मल रिएक्शन 0 है। कैसे नॉर्मल रिएक्शन आएगी इस बार? वैसे नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण आती थी, याद है आपको? वेट के कारण, एमजी के कारण। एमजी तो इस बार इधर है, ये 100 न्यूटन जो मैंने यहां बनाया है, तो फ्रिक्शन तो आएगी नहीं। फ्रिक्शन कितनी होती है? म्यू एन। एन तो 0 है, क्योंकि एन को तो कोई है ही नहीं नीचे लगाने वाला, तो एन तो 0 आएगा इधर। अब बात को समझो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैंने मान लो नॉर्मल रिएक्शन बनाई, यहां पे भी मैंने बनाई, लेकिन मुझे पता चला इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर कुछ नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? 0। लेकिन यहां है। यहां कैसे है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो फोर्स इज इक्वल टू एम ए से उल्टा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उल्टा कितना आ गया? 200। कैसे 200? एम ए, ये 10 kg का ब्लॉक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आई? 200 न्यूटन के। इंटरेस्टिंग। एफ एस मैक्स किसके बराबर आया? एफ एस मैक्स इक्वल टू आया 0.6 इंटू 200, 120 न्यूटन। एफ एस मैक्स आया, एफ आर नहीं बोल देना, 120 न्यूटन। मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन वो कितनी ऑफर कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है ये सरफेस इसको? बिकॉज, और ये फ्रिक्शन किसकी वजह से आई पिक्चर में? क्योंकि फ्रिक्शन पिक्चर में तब आएगी जब नॉर्मल रिएक्शन होगी। नॉर्मल रिएक्शन तभी होगी अगर ये वाली कोई चीज होगी। नॉर्मल अगर आपके रूम के अंदर ये आपको नहीं मिला, इसलिए आपकी नॉर्मल रिएक्शन वहां 0 है, और इसलिए वहां फ्रिक्शन 0 थी, और फ्रिक्शन 0 के कारण आपकी हर कोई छोटी से छोटी चीज नीचे गिरेगी, और हैवी से हैवी चीज नीचे गिरेगी। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि एमजी जो है वो इधर लग रहा है।
दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इसको आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये सूडो फोर्सेस, ये फिजिक्स, ये फ्रिक्शन, ये क्या है। ये कहानी समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ थी यहाँ एम जी। कई लोग तो बोलते हैं कि फ्रिक्शन किसके बराबर, म्यू एम जी। अरे बेवकूफ़ है वो जो म्यू एम जी बोलेगा। म्यू एन, नॉर्मल रिएक्शन का कोई पता नहीं। नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे तो नॉर्मल आपके घर के अंदर जब आप अपनी बुक को अपने क्योंकि आपका रूम चल नहीं रहा ना। अगर 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 आप एक ऐसी जगह बैठे हो, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी। आप अपना हाथ ऐसे वर्टिकल रखो, उसके साथ बुक को चिपकाओ, ठीक है, बुक को चिपकाओ और तेज भागो। बहुत तेज भागना पड़ेगा विद अ वेरी गुड एक्सेलरेशन। तेज भागने से भी काम नहीं चलेगा, एक्सेलरेटेड चाहिए। कितनी एक्सेलरेशन है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज नॉट अ जोक। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन हुई। हर सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। तो ये इतना तेज कैबिन चलना कोई आसान काम थोड़ा है। इतना तेज कैबिन चलना कोई आसान काम नहीं है कि हर सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाए। हर सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड को फील करना है तो आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देखो। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। 72 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड स्पीड बढ़ेगी, पर सेकंड। एक सेकंड के बाद 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हुआ। इतनी एक्सेलरेशन कोई एक्चुअली नॉर्मली पॉसिबल थोड़ा है। नॉर्मल चीज़ों में नहीं पॉसिबल इतनी एक्सेलरेशन। तो अगर तो है भी कौन सा नॉर्मल क्वेश्चन है? दीवार के साथ आपने 10 kg का ब्लॉक चिपकाया हुआ है और आप बोलोगे कि चिपका ही रहे। तो इतना आसान काम थोड़ा है। मतलब इतना इतना आप फील नहीं कर पाओगे कभी भी। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को समझना है, ठीक है। इसलिए इस बात को समझना है कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ये आई, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को काउंटर कौन कर रहा था? ये 200। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन कितनी ऑफर कर सकता है एक ऐसा कैबिन की वॉल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ चलेगी? तो 120 न्यूटन। और 120 न्यूटन का मतलब हुआ ये एफ आर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 120 न्यूटन हो सकता है। लेकिन आपको ज़रूरत कितनी है इसको होल्ड करके रखने के लिए? 100 न्यूटन। तो ये अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट करता है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले। तो 100 एफ आर कितना आया आपका? 100 न्यूटन। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स बोलिए, दैट इज नॉट अ बिग डील। कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स किसके इक्वल होती है? √(n² प्लस FR²। एन की वैल्यू कितनी है? 200। तो आंसर आएगा √200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। तो ये आपसे पूछा था कॉन्टैक्ट फोर्स। दैट इज नॉट द पार्ट जो इसमें मुश्किल है। इसमें जो मुश्किल पार्ट वो यही है अंडरस्टैंड करने वाला कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमें इतनी चाहिए। अगर मुझे इसको रोकना है ना, आप एक दूसरी लैंग्वेज में सुनो। अब अगर आपको 10 kg ब्लॉक को अगर एक दीवार पे चिपका के रखना है तो आपको कितनी फ्रिक्शन चाहिए? आपको फ्रिक्शन चाहिए 100 न्यूटन। चाहिए इतनी। देखो इस क्वेश्चन बनाने की कौन सी कोई बड़ी बात है। आपको कल को ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह ए दे सकता है। आपको बोलेगा भाई बताओ ये ब्लॉक को कितनी फ्रिक्शन चाहिए, तो आप बोलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस कैबिन को आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेट करोगे तभी सूडो फोर्स आएगी जो एन बना पाएगी। एन यहां पे 200 आया। समझो आप बात को। वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कारण आया। नॉर्मली ये कितना होगा? ए क्या है? इस कैबिन के चलने की एक्सेलरेशन। एम क्या है? जिस बॉडी को आपने चिपका के रखना है वॉल पे बिना फेविकोल के। तो इसलिए आपको इस तरह से अगला क्वेश्चन मैं वही करवाऊंगा जिसमें इसको अननोन रखूंगा और फिर हम वो क्वेश्चन करेंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। लेकिन पहले ये आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। आई होप कि आपको समझ आया है, ठीक है। एफ आर की वैल्यू कितनी आई? 100 न्यूटन। आप बोलोगे फिर 120 क्या है? 120 है कि अगर ये कैबिन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ आगे जा रहा है, अगर ये कैबिन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ आगे बढ़ रहा है, इसकी एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसकी वॉल पे जो फ्रिक्शन अवेलेबल है मेरे पास, इसकी वॉल पे जो नॉर्मल रिएक्शन अवेलेबल है मेरे पास वो 200 न्यूटन है। और 200 न्यूटन की वजह से, क्योंकि 0.6 गिवन था इसका म्यू, उसकी वजह से 120 न्यूटन की फ्रिक्शन अवेलेबल है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यानी कि ये तो 10 kg का ब्लॉक था, ये
12 kg के ब्लॉक को भी होल्ड कर पाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ अपनी कॉपीज़ पे लिखना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, तब जाके मज़ा आता है। एक एक क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करने का मज़ा आता है। आप इन बातों को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी पे बनाऊंगा। आपको मैंने बता भी दिया कि मैं क्वेश्चन क्या बनाने वाला हूँ। इस बार मैं ए अननोन रखने वाला हूँ। मैं बोलूँगा इस कैबिन को कितनी तेज़ी से चलाना पड़ेगा कि 10 kg का ब्लॉक उसके साथ होल्ड कर सके। एज सिंपल एज दैट। तो इसको नोट करो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये है आपका अगला क्वेश्चन। मैंने बोला था आपको पहले ही, फोर्स पूछ ली मैंने, आप एक्सेलरेशन निकाल देना पहले। 4 kg के ब्लॉक के साथ 1 kg का ब्लॉक है, कह रहा है 4 kg के ब्लॉक को एक्सेलरेट करो। इतना एक्सेलरेट करो कि बिना 1 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में कोई भी एडेसिव लगाए बिना, तो भी ये इसके साथ चिपका हुआ रहे, बिल्कुल नीचे ना गिरे। अगर आप स्टेशनरी रखोगे मेरे भाई तो ये तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। 100% गिरेगा नीचे। वो तो आप फील कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन नीचे नहीं गिरने देना है। नीचे नहीं गिरने देना, वो कैसे पॉसिबल है भाई? नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो है अगर आप स्टेशनरी रखते हो तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी कहां से? नॉर्मल रिएक्शन लाएगा सूडो फोर्स यहां। नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा सूडो फोर्स यहां। वही मैंने अंडरस्टैंड करना है आपको। मैंने पहले भी क्वेश्चन समझा दिया, दोबारा इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। आप प्लीज हैव पेशेंस एंड अंडरस्टैंड इट। देखते जाओ मेरे साथ। 1 kg ब्लॉक की मैं बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी इस तरफ ए के साथ। ए कितना होगा? F/5 होगा। 5 आपको नज़र आना चाहिए कहाँ से आया? 4 + 1। ए इक्वल टू, मुझे F निकालना है लेकिन पहले मुझे ए चाहिए होता है ना। सूडो फोर्स तो MA होती है। MA M1 है इसलिए M नहीं नज़र आ रहा। फाइन। और ये आ गई आपकी फ्रिक्शन इधर, जो इस 10 को रोकने वाली है। और फ्रिक्शन कहाँ से आती है? नॉर्मल रिएक्शन से। नॉर्मल रिएक्शन को ये साथी यहाँ इस वजह से मिला। नॉर्मली कौन बताता था? नॉर्मल रिएक्शन को कौन बनाता था? mg, वेट उसका। लेकिन इस बार आपने लगाया, देखो ना कैसे हुआ वर्टिकल, कहाँ से वेट आएगा उधर? तो अब क्या करूँ? आप देखो, अब कुछ नहीं मुश्किल। n इक्वल टू कितना आ गया? a, ma है, m1 है इसलिए नहीं नज़र आ रहा आपको। n इक्वल टू a, fr इक्वल टू मैंने म्यू नहीं दिया, म्यू ले लेना, 0.6 ले लेना, 0.6 ले लो म्यू। हाँ दिया होगा वो, ऐसे हम हवा में थोड़ा क्वेश्चन कर सकते हैं। 0.6 ले लो प्लीज़। तो fr इक्वल टू 0.6 इंटू n, 0.6 इंटू a शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन, तभी वो उसको रोक पाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया? n मत लिखो, n लिखो ही मत। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 10/0.6, 10/0.6, 100/6, 50/3, 50/3, 16.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चलना पड़ेगा। कौन आ गया? एक्सेलरेशन निकाल ली कितनी आपने? 10/6। अभी एक और काम है ना, अभी तो भूल ही गया मैं। ये आ गया फोर्स, कितनी आ गई? फोर्स आ गई 5a, 50/0.6। देख रहे हो, फोर्स निकाल ली हमने। फोर्स कितनी आ गई? 50/0.6। अच्छे से कॉपी पे करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सूडो फोर्स इधर भी लगा दी हमने, इंटरेस्टिंग था, चीज़ें सीखने वाली हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, अच्छे से अगर आपको ये समझ आता है तो यू आर गोइंग वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें हमने इस तरह से निकाला। दोनों प्रॉब्लम्स लगभग सेम थी। पिछली बार वो फ्रिक्शन की डिमांड कर रहा था मेरे से, लेकिन ये वाला केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो आपसे पूछेगा कि मैं कितनी एक्सेलरेशन से चलाऊं, या तो एक्सेलरेशन पूछेगा या फोर्स पूछेगा, तो कौन सी बड़ी बात है? फोर्स को एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को फोर्स में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, जब आप एक्सेलरेशन निकालना जानते हो तो फोर्स अपने आप आ जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू ma लिख तो दिया हमने, 5a। तो बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने निकाला, तो कितना आ गया? 50/0.6, 500/6। तो 500/6 को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा आपको। इतनी फोर्स के साथ आपको इसको धक्का मारना, नॉट ए इजी जॉब टू होल्ड अ 1 kg ब्लॉक ऑन 4 kg ब्लॉक। इजी थोड़ा है, तो कम न्यूटन थोड़ा है ये 500/6।
तो इतनी फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी, जैसे ही थोड़ी सी भी काम हुई गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये इसको अपने पास नोट करो। यहाँ पे फ्रिक्शन का चैप्टर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। थैंक यू वेरी मच।